ओके मैम, थैंक यू। तो थैंक यू। सवाल है कि लॉ क्या है? जवाब है कि लॉ एक है। सवाल है कि हम लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? जवाब है कि हम लॉ ऑफ वन यानी एक का ज्ञान सीखना और सिखाना चाहते हैं। सवाल है कि हम राह को क्यों ढूंढ रहे हैं? जवाब है क्योंकि राह उस अनंत रचयिता के प्रेम और उसकी रोशनी का और इस एक के ज्ञान का एक हम्बल मैसेंजर है। अब हम और राह मिलकर जितने भी लोग जिस भी माध्यम से इन सेशंस को सुन रहे हैं, हम उनके दिलों को, उनको, उनके परिवारों को, जिनकी वो वेल विश करते हैं उनको, उन सब को अपने अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी से शुद्ध करते हैं और उनके चारों ओर उसका घेरा बनाते हैं और किसी भी नेगेटिव थॉट फॉर्म या एंटिटी को रिस्ट्रिक्ट करते हैं क्योंकि लॉ एक है। अब स्टार्ट करें मैम आप सेशन। जी। आज आने दो जवान है। तो ये सेशन जो है 75, ये बहुत ज्यादा लंबा है, इसमें कुछ 40 प्लस क्वेश्चंस है। तो हाँ, तो इसे हाफ टू, हाफ करेंगे, 20 आज करेंगे, 20 नेक्स्ट करेंगे। अब आज ही खत्म कर दो पूरा 2 सेशन में। नहीं, चलो 2 सेशंस कर देते हैं। हाँ, आधा करो, घंटा करो, ब्रेक करो, ले करो। लेंगे। ना, ना ब्रेक हाँ, ले लेनी ज़रूरी है ब्रेक भी। हाँ, हाँ, फिर वो आधा घंटा ब्रेक लेके फिर कर लेते हैं ना ये खत्म। फिर मैं एक बार चली ठीक गई है, तो पता नहीं मुझे वहां पे क्या हालात हैं। ठीक है। ठीक है। तो पहले तो एज यूजुअल ये सेशन होता है 31 अक्टूबर 1981 को। और शुरू में कार्ला की बातें डिस्कस होती हैं। तो रा कहता है कि इसकी कार्ला की एनर्जी थोड़ी कम हुई है क्योंकि इसको ये फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा सोच रही है और उसको लेके परेशान है। तो डॉन कहता है आई फेल्ट दैट द सेशन वाज एडवाइजेबल बिफोर द इंस्ट्रूमेंट हैड हर हॉस्पिटल एक्सपीरियंस। कार्ला हॉस्पिटल जाने वाली है, ये इसने पिछले बार ही बोल दिया था। तो वो कह रहा है कि हॉस्पिटल जाने से पहले मुझे लगा कि एक सेशन जरूरी है क्योंकि कार्ला के कुछ सवाल थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये सेशन कर लें। तो इस बार कार्ला के सवाल मैं पूछना चाहूंगा आपसे। पहला तो ये कि हॉस्पिटल का उसका जो एक्सपीरियंस है, कार्ला का, जब वो हॉस्पिटल जाएगी तो उसे वहां पे कोई दिक्कत ना हो और ठीक ठाक सब कुछ हो जाए, इसमें क्या किसी तरह से हम कार्ला की मदद कर सकते हैं? कुछ ऐसा अलग से कर सकते हैं कि सब कुछ, कोई दिक्कत ना आए, सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। तो मैम रा कहता है, "येस, देयर आर वेज ऑफ एडिंग द मेंटल इमोशनल स्टेट ऑफ दिस एंटिटी विद द notation that this is so only for this entity or one of like distortions. There is also a general thing which may be accomplished to improve the location, which is called the hospital." वो कह रहा है कि हाँ, तुम कर सकते हो। कार्ला की मतलब मेंटल और इमोशनल मतलब दिमागी और जो इमोशनल लेवल पे जो उसका वो है, स्टेट है, उसको समझते हुए तुम उसकी मदद कर सकते हो और केवल कार्ला की ही नहीं, अगर कार्ला की जैसी स्थिति में कोई और हो तो उसकी भी कर सकते हो। तो कहते हैं कि और हाँ, एक जनरल तरीका और बताते हैं, एक सामान्य सा तरीका और बताते हैं कि जो लोकेशन है हॉस्पिटल की, कह रहे वहाँ पर भी किस तरीके से इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हो, इसको ठीक कर सकते हो, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि किस लोकेशन पे हो तुम। फिर वो कहता है, "द फर्स्ट एडिंग हैज़ टू डू विद द वाइब्रेशन ऑफ द रिचुअल with which this entity is most familiar and which this entity has long used to distort its perception of the one infinite creator." वो कह रहा है सबसे पहली चीज़, इसकी जो कंपनता है उसको बढ़ाने के लिए या इसकी कंपनता को मेंटेन करने के लिए तुमको उस जिस टाइम पर जब तुम वहाँ जाओगे और सारी चीज़ें करोगे, तो उससे पहले ये जो रिचुअल तुम परफ़ॉर्म करते हो ना, ये कि लॉ क्या है और ये सारी चीज़ें तुम अपना वो घूम के पेंटाग्राम, लेसर पेंटाग्राम के चारों तरफ घूमते हो, कार्ला के चारों तरफ घूमते हो। कह रहे ये एक तो ये करना, ठीक है? इससे भी उसको बहुत फ़र्क पड़ेगा क्योंकि उस वक़्त ये अपने आप को उस अनंत रचयिता के साथ एकदम से जोड़ लेगी। कोई दिक्कत नहीं आने वाली उसके बाद इसको। Yeah, this is an helpful thing at any point in the diurnal period, but is specially helpful as your sun body removes itself from your local site. कह रहा है कि ये जो चीज़ जो तुम काम करते हो ना, कह रहा है ये रोज़ करो अभी इसके साथ, ठीक है? और उस वक़्त तो ज़रूर करो जब तुम्हारा सूरज ढल रहा होता है।
क्योंकि जब सूरज ढल रहा होगा, उसकी जो रोशनी नीचे-नीचे जाने लगेगी ना, कह रहे धीरे-धीरे इसकी ऊर्जा उस टाइम पर इसको ज़रूरत होगी मेंटेन करने के लिए, तब करना। फिर वो कहता है, "द जनरल इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्लेस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द रिचुअल ऑफ द प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्लेस इज़ नोन। We may note that the distortion towards love, as you call this spiritual emotional complex, which is felt by each of this entity, will be of aid, whether this is expressed or unmanifest, as there is no protection greater than love." वो कह रहा है कि देखो, बाकी सामान्य रूप से इसकी जो इम्प्रूवमेंट इसके अंदर लानी है, वो तो जो तुम्हारा एरिया है, जिस जिस जगह को तुम बार-बार शुद्ध करते रहते हो, कह रहे वो एरिया तो तुम्हें पता ही है, वो तुम्हारे जहाँ पर तुम ये मेडिटेशन करते हो, सेशन करते हो, कह रहे ये वो जगह तुम्हें पता ही है, तो वहाँ पर ही ये सारे काम करना। इसकी पहले इसको पूरा रिचार्ज करके भेजना है यहाँ से, जब मतलब ये हॉस्पिटल जाए, अच्छे से इसको पूरा ध्यान रख के। फिर वो कहता है कि इसका ये जो स्पिरिचुअल और इमोशनल जो लेवल है ना, मतलब अंदर की आत्मा और ये इमोशनल, कह रहे ये सारी चीज़ें इस प्रेम से ही ठीक हो जाएँगी। कह रहे क्योंकि प्रेम से ज़्यादा पावरफुल चीज़ पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। इससे बड़ी प्रोटेक्शन कोई चीज़ नहीं दे सकती तुमको। तो इस चीज़ को दिमाग में रख के जब तुम ये करोगे, तो कार्ला का जो जो भी होने वाला है हॉस्पिटल में, जो भी इसका एक्सपीरियंस होने वाला है, कह रहे वो ठीक ही जाएगा, टेंशन मत लेना। प्रेम से इसको प्रोटेक्ट कर देना अपने अच्छे से, और खूब इसको शुद्ध करके और अच्छे से करके भेजना। तो डॉन कहता है, डू यू मीन दैट इट वुड बी valuable to perform the banishing ritual of the lesser pentagram in the room that she will be occupying in the hospital? Basically वो डॉन रा से ये पूछ रहा है, तो बेसिकली तुम ये कह रहे हो कि जो हम रिचुअल करते हैं लेसर पेंटाग्राम, मतलब वो 6 एक ट्रायंगल और उसके ऊपर उल्टा ट्रायंगल जो होता है स्टार वाला, वो जो हम रिचुअल करते हैं, ये हमें जिस कमरे में वो रहने वाली है हॉस्पिटल में, उस कमरे में करना चाहिए। तो रा कहता है हाँ। तो वो कहता है, मैं ऑपरेटिंग रूम के बारे में सोच रहा था कि वहां पे ये करना बहुत मुश्किल होगा। क्या वहां पर भी करने की जरूरत है? तो रा कहता है, "दिस इज़ करेक्ट। We may note that it is always helpful. Therefore, it is not easy to posit a query to which you would not receive the answer which we offer. This does not indicate that it is essential to purify a place. The power of visualization may aid in your support where you cannot intrude in your physical form." तो वो कह रहा है, हाँ, तुम सही कह रहे हो, हमें समझ में आ रहा है कि तुम ऑपरेशन वाला जो थिएटर है, या कह रहे हो ऑपरेटिंग रूम है, कह रहे हो उसके अंदर तो तुम नहीं कर सकते कुछ भी, हमें भी समझ में आता है। इसीलिए इस सवाल का जवाब हम भी तुम्हें नहीं दे पाएँगे, क्योंकि इसका तुम्हारे लिए कुछ फ़ायदा है नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी जगह को प्यूरीफाई या शुद्ध नहीं कर सकते। अगर तुम विजुअलाइज़ेशन की पावर का इस्तेमाल करो, मतलब मान लो वो उसके अंदर है, ऑपरेटिंग रूम के अंदर है, और तुम बैठे हो बाहर। तुम मेडिटेटिव स्टेट के अंदर जाके विजुअलाइज़ेशन करके उस रूम के अंदर ही उसको प्यूरीफाई कर सकते हो रूम को। जहाँ पर तुम्हें लगे कि तुम शारीरिक रूप से नहीं कर पाओगे ना, वहाँ विजुअलाइज़ेशन का इस्तेमाल पे करना, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो डॉन कहता है कि I see the way to do this as a visualization of the operating room and a visualization of the three of us performing the banishing ritual in the room as we perform it in another location. So, of the three of us performing the banishing ritual in the room as we perform it in another location. वो कहता है कि फिर मैं ये देख रहा हूं कि इसको करने का ये तरीका है कि हम लोग कमरे में करें और कहीं और पे करें, दिमाग में ऑपरेशन थिएटर और कमरे को रखते हुए, कि विजुअलाइजेशन में हम उस कमरे में कर रहे हैं, ऑपरेशन थिएटर में कर रहे हैं, लेकिन असल में हम शायद घर पे या कहीं और किसी और जगह पे कर रहे हैं। तो क्या ये सही तरीका है? तो रा कहता है, दिस इज़ वन करेक्ट मेथड ऑफ अचीविंग योर डिज़ायर्ड कॉन्फ़िगरेशन के। तो रा कह रहा है कि हाँ, ये एक तरीका है जिसका इस्तेमाल करके तुम जो करना चाहते हो, मतलब उसके रूम को प्यूरीफाई करना चाहते हो, कह रहे ये भी एक तरीका है, तुम इसे अचीव कर सकते हो, इससे वो वाला जो तुम करने की कोशिश कर रहे हो। इससे बेहतर भी कोई तरीका है? तो रा कहता है, देयर आर बेटर मेथड फॉर दोज़ मोर प्रैक्टिस्ड फॉर दिस ग्रुप, दिस मेथड इज़ वेल। कह रहा है और भी तरीके हैं, पर वो उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने और ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी है। मतलब जो इस तरीके के रिचुअल और मेडिटेशन वगैरह करके काफ़ी आगे जिन्हें निकल चुके हैं। आदत है।
कह रहे वो बहुत सालों से जिन्हें करते आ रहे आदत हैं। है ये, बहुत सालों से ये करते आ रहे हैं, कह रहे वो कर लेंगे, कह रहे लेकिन तुम्हारे लिए तो ये वाला जो मेथड है वो इनफ है, उसका इस्तेमाल करोगे इससे हो जाएगा तुम्हारा काम। तो आपका कहने का मतलब है कि जिन्हें आदत है या सालों से कर रहे हैं या जिन्होंने इसको मतलब इतनी गहराई से सीखा हुआ है, वो अपना शरीर छोड़ के ऑपरेटिंग रूम में जाएंगे, मतलब उनकी रेनबो बॉडी जाएगी, वहां पे ये रिचुअल करेंगे और फिर अपनी बॉडी में वापस आ जाएंगे। कुछ ऐसा कह रहे हो क्या? तो रा कहता है हाँ, हम यही कह रहे हैं। तो फिर डॉन कहता है द इंस्ट्रूमेंट वुड लाइक टू नो इफ शी कैन मेडिटेट इन द हॉस्पिटल विदाउट समवन होल्डिंग अ हैंड एंड वुड दिस बी अ सेफ प्रैक्टिस। कार्ला जानना चाहती है कि हॉस्पिटल में वो किसी का हाथ पकड़े बिना क्या मेडिटेशन कर सकती है, मतलब कि ट्रांस में जा सकती है, और क्या ये जगह और ये तरीका सही रहेगा उसके लिए, मतलब उसे कुछ होगा तो नहीं? क्योंकि वो इसलिए ऐसा तो पूछ रहा है, एक मिनट पा, क्योंकि हॉस्पिटल्स में हॉस्पिटल किसी शमशान घाट से कम नहीं होता। अगर शमशान घाट में बॉडीज को लाया जाता है तो हॉस्पिटल में भी बहुत बार लोग मरते हैं, कभी ऑपरेशन थिएटर में मरते हैं, कभी हॉस्पिटल में मरते हैं। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि लोगों की जो बॉडी जो आत्मा होती है ना, जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हम मरेंगे, तो और वो मर गए, तो उनकी आत्मा वहीं हॉस्पिटल में भटकती रह जाती है, अपनी बॉडी ढूंढती रह जाती है। वो लोग बॉडी तो उठा के रिश्तेदार ले जाते हैं, आत्मा वहीं रह जाती है और रोती रहती है। और कई बार ऐसा होता है कि घर वालों को पता भी नहीं, किसी एक्सीडेंट में कोई हॉस्पिटल लाया गया और मर गया, तो वो रोते रह जाते हैं कि हमारे घर वालों को बोल दो। तो बहुत आत्माएं होती हैं, तो जब कोई ट्रांस में अपनी बॉडी से बाहर निकलता है, तो ऐसे में कोई और आत्मा भी उस बॉडी में घुस सकती है। तो इसीलिए उसने बोला कि वुड दिस बी सेफ, क्या ये मतलब इसमें कोई हर्ज तो नहीं है? हाँ पा पा हाँ मैम। तो रा बोलता है यार वी माइट सजेस्ट दैट द इंस्ट्रूमेंट मे प्रे विद सेफ्टी बट ओनली मेडिटेट विद अनदर एंटिटीज टैक्टाइल प्रोटेक्शन। तो वो कह रहा है कि हम बस ये सजेस्ट कर सकते हैं कि वो प्रेयर करे, ठीक है, और सेफ्टी के साथ अपना अपना ध्यान रखते हुए, और केवल उसके साथ मेडिटेट करे जो जिसको वो छू सके, मतलब छू के मेडिटेट कर सके। तो अब वो रूम हाँ, के अंदर मतलब तो कोई पॉसिबल उसका है हाथ नहीं। पकड़े। अब कोई हाथ पकड़े और वो मेडिटेट कर ले उस टाइम पर, कह रहे तो ये चीज़ पॉसिबल है अचीव करनी। बेसिकली वो ये कह रहा है कि ट्रांस में मना जाए, कहीं उसका बॉडी से नहीं निकले, ये कह रहा है वो। तो डॉन कहता है द इंस्ट्रूमेंट वुड लाइक टू नो दैट what she can do to improve the condition of her back, as she says it could be a problem for the operation. वो कहता है कि कार्ला ये जानना चाहती कि उसकी कमर के बारे में वो क्या करे, क्योंकि उसे कमर में दर्द है वगैरह, तो ऑपरेशन में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? तो मैम रा कहता है एज वी स्कैन द फिजिकल कॉम्प्लेक्स we find several factors contributing to one general distortion experienced by the instrument. Two of these distortions have been diagnosed, one has not. Nor will the entity be willing to accept the chemical sufficient to cause cessation of the distortion or distortion this call you call pain. Okay. तो कह रहा है देखो हमने इसके शरीर को काफी स्कैन भी किया हुआ है और देखा हुआ भी है कि और हमने काफी सारी चीजें देखी हैं और एक जनरल एक आइडिया पे हम लोग पहुंच चुके हैं कि भाई देखो इसकी ना 2 बड़ी दिक्कतें थी, ठीक है? एक तो ठीक हो चुकी है, यार लेकिन जो दूसरी वाली है ना वो ठीक करने के लिए इसको दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, केमिकल देने पड़ेंगे। कह रहे जिसके लिए रेडी है नहीं, कह रहे क्योंकि अगर ये दवाई खाएगी तो दर्द बैठ दब जाएगा। कह रहे और ये वो दवाई खाना नहीं चाहती, चाहे वो दर्द होता रहे या कुछ भी होता रहे, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना उससे। ये दर्द झेल लेगी लेकिन दवाई नहीं खाएगी। फिर वो कहता है इन जनरल वी मे से दैट द सोल मोडालिटी एड्रेसिंग इटसेल्फ स्पेसिफिकली टू ऑल 3 contributing distortions which is now being used is that of the warmed water which is moved with gentle force repeatedly against the entire physical complex while the physical vehicle is seated. This would be of some aid if practiced daily after the exercise period. कह रहा देखो
इस चीज़ को ठीक करने के लिए ना मतलब इतनी सारी जो दिक्कतें इसके साथ है और ये दर्द वाले जो प्रॉब्लम इसके साथ हो रही है, कह रहा है उसको ठीक करने का एक तरीका तो हम तुम्हें थोड़ा-सा अंदाज़ा दे सकते हैं कि अगर तुम चाहो तो उसका इस्तेमाल कर लेना, कि ये एक जगह पे बैठी हो और गर्म पानी तो मतलब धीरे-धीरे एक फ़ोर्स के साथ इसको उस जिस जगह पे इसके दर्द है ना, उस जगह के ऊपर मतलब मारा जाए, गर्म पानी जकूज़ी धीरे-धीरे। की तरह। जैसे हमारे जकूज़ी की तरह, हाँ। और बेसिकली वो ये कह रहा है कि अगर या तो ये कर लो, नहीं तो जैसे गर्म पानी की बॉटल नहीं होती है मैम, वो लगा लेते हैं। उसको लगा के अगर कर ले। लेकिन यहाँ पे वो गर्म पानी की बॉटल की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे वो प्रॉपरली कह रहा है कि अगर ये कहीं बैठी हुई जगह पे हो, वहाँ पे गर्म पानी हो और वो गर्म पानी उस दर्द वाली जगह पे ना एक तरीके से सेक लगाता रहे इसको। कह रहा है अगर वो लगाता रहेगा ना और ये काम जब भी ये इस इन सेशंस को तुम करते हो उसके बाद अगर करे ना, तो कहता है इससे भी काफ़ी इसको फ़र्क पड़ सकता है, अगर ये करना शुरू करे तो। रोज एक्सरसाइज करने के बाद करना चाहिए उसे, बैठ के, ये बोला। एक्सरसाइज़ हाँ, वही। हुँ। तो फिर डॉन कहता है, डिड द एक्सरसाइज ऑफ द फायर दैट वाज जस्ट परफॉर्म बिफोर द सेशन हेल्प? अभी सेशन शुरू होने से पहले हमने जो हवन कह लेती हूँ मैं एक्सरसाइज ऑफ फायर को, जो किया था, उससे क्या कार्ला को कोई मदद मिली? तो रा कहता है देयर वाज़ सम स्लाइट फिजिकल एड टू द इंस्ट्रूमेंट। दिस विल एनलार्ज इटसेल्फ एज़ द प्रैक्टिशनर लर्न टीचेस इट्स हीलिंग आर्ट। Further, there is distortion in the mental emotional complex which feeds the vital energy towards comfort due to support, which tends to build up the level of vital energy as this entity is a sensitive instrument. वो कह रहा है हाँ, ये जो तुमने हवन की प्रक्रिया की है ना, इससे थोड़ा-सा फ़र्क तो पड़ा है। लेकिन हम कहेंगे कि ये जो प्रैक्टिशनर यानी डॉन के बारे में बात कर रहा है, अगर डॉन हीलिंग की आर्ट को थोड़ा-सा और अच्छे से सीख ले ना और फिर इसको करे, कह रहा है तो और बेटर इसके रिज़ल्ट्स आ सकते हैं। और बाकी फर्दर वो ये कहता है कि देखो हो क्या रहा है ना, इसका जो दिमागी और इमोशनल लेवल है ना, कह रहे वो टेंशन ले इस रही है तरीके से बेसिक। हाँ, टेंशन ले रही है बेसिकली ये। अगर ये टेंशन लेगी ना, तो उसकी वज़ह से इसको बड़ी दिक्कतें आएँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। मतलब जो कार्ला है बहुत सेंसिटिव है, इसको ज़्यादा इतना परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी वज़ह से इसकी वाइटल एनर्जी मतलब वही जो इच्छा शक्ति वाली जो ऊर्जा है ना, वो इफ़ेक्ट होती है। तो इसको थोड़ा-सा ध्यान से अगर तुम लेके चलोगे ना कार्ला को, ऐसे आपकी आवाज गई हेलो? पार्थ। हेलो? हनुमान चालीसा आ रही बोलूं? होगी, अब आई? आ रही होगी। नहीं, चली हाँ, गई थी, 1 पर मिनट में ठीक मैं है, आपने जो नेटवर्क चेंज करता हूँ, 1 सेकंड रुको। हाँ, 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 जो आपने बोलना था वो तो बोल दिया। तो डॉन पूछता है कि जो हवन हमने किया था, क्या वो सही तरीके से नहीं किया था? क्या ठीक से किया था तो हमने? रा कहता है द baton is well visualized. The conductor will learn to hear the entire score of the great music of its art. मैम अब इसको कैसे मैं बोलूँ यार, इसने तो यहाँ पे बताती हूँ, अजीब-सी चीज़ बोल बताती दी हूँ। है। जैसे कि मैं वॉन्ड यूज करती हूँ ना, बेटन का मतलब होता है एक लकड़ी, गोल सी लकड़ी जिसे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे पुलिस वालों के हाथ में डंडा होता है ना, उसे समझ लो बेटन। तो वो जो तुमने विजुअलाइज किया, अपने मन की आंखों से जो देखा, लाइट हीलिंग देते हुए, एनर्जी बार टूल की तरह होता है ये, तो वो जो तुमने विजुअलाइज किया वो सही तरीके से किया। लेकिन करने वाला मतलब जो कंडक्टर है, मतलब जैसे कि डॉन है, वो उसे जो म्यूजिक या जो भजन या कीर्तन या जो भी तुम बोल रहे थे, उसे समझना और उसे ठीक से इस्तेमाल करना धीरे धीरे सीख जाओगे। तो फिर अच्छा, तो मतलब डॉ- ये बिना जाने चीज़ कर रहा था ये? ठीक नहीं, वो ऐसा नहीं है कि बिना जाने कर रहा था, लेकिन उसकी गहराई को वो नहीं समझा था। आप हाँ, समझ रहे पॉसिबल है। हो? जैसे कि अगर आप एक गाना है, उसके अंदर 4 तरह के इंस्ट्रूमेंट बजने हैं, गिटार बजना है, तबला बजना है, हारमोनियम, वीणा बजनी है, सितार बजना है, उसके अंदर से आप तबले को गायब कर दो, तो उसका असर पूरी तरह नहीं होगा। तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि उसकी गहराई, जो उसका तालमेल है, वो किस तरह से होना चाहिए। जैसे आप मंत्र बोलते हो, तो ओम 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 ऐसे बोलोगे तो उसका कहाँ असर होगा? ओम को ऐसे अगर आपको 8 108 की माला करनी है और आप ऐसे बोलोगे तो उसका असर नहीं होने वाला।
वो 108 बार जो आपको करना है वो ढंग से करना है। ओम। फिर कई बार ये होता है कि ओ को धीरे बोलना है लेकिन म को ज्यादा खींचना है। ओम। तो वो ये कह रहा है कि वो जो म्यूजिक का आर्ट है उसको गहराई से समझ के ठीक से करना अभी तक नहीं सीखा, पर धीरे धीरे सीख जाएगा करते करते, ये बोला उसने। हाँ। तो फिर डॉन कहता है, आई अज्यूम दैट दिस can be fully accomplished today, that exercise would result in total healing of the distortion of the instrument to such an extent that operations would be unnecessary. तो मैं ये समझ रहा हूं कि अगर हम ये ठीक से कर पाए आज, तो हो सकता है हवन या मंत्र बोल के जो भी हम करना चाह रहे हैं, क्या ये भी हो सकता है कि वो इतनी अच्छी तरह हम कर पाए कि इसे ऑपरेशन की जरूरत ही ना पड़े। तो रा कहता है नहीं। तो कहता है तो फिर क्या जरूरी है कि कार्ला जो है इसे एक्सेप्ट करे, मतलब इसे और क्या बोलते हैं, ले ले, मान ले अपने अंदर, मतलब ये खींच ले। मान ले कि भाई उसका ऑपरेशन होना ही होना है, इस तरीके से मान ले, क्या करे मतलब कि ये ऑपरेशन को हम लोग किसी तरीके से अवॉइड कर सकें। तो रा हाँ। कहता है दिस इज करेक्ट, द केस विद द इंस्ट्रूमेंट बीइंग डेलिकेट, since it must totally accept much within which the limitations it now experiences cause to occur involuntarily. This is a pre-incarnative choice. कहते तुम सही कह रहे हो कि वो मान ले इस चीज को, क्योंकि ये जो कार्ला है ना, ये बहुत मतलब देखो ये बहुत डेलिकेट है। पहली बात तो इसको समझो, ये बहुत ज्यादा डेलिकेट टाइप की है, बहुत सेंसिटिव है। कह रहे और इसको ना ये टोटली चीज एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि इसने जो अपने उसमें लिमिटेशंस लगाई थी ना, पहले माध्यम जो लगाए थे उसके अंदर जो लिमिटेशंस लगाई थी, वो इसको अब अनुभव कर रही है। और ऐसा नहीं है कि इसने भाई यहाँ पे इसको इसको नहीं पता है कि हाँ इसने लगाए हैं, बट वो इनवॉलेंटरीली मतलब अब हो रहा है उसके साथ। और ऐसा नहीं है कि इसने ये मतलब ये चीज ऑटोमेटिकली इसके साथ हो रही है, भाई इसने पैदा होने से पहले ये वाला माध्यम लगाया था। क्योंकि आपको याद होगा मैम, एक सेशन के अंदर इसने कहा था कि कार्ला का एक किसी ज़माने में कुछ शायद पता नहीं मर्डर हुआ था, क्या हुआ था, ऐसा कुछ हुआ था इसका। तो उस केस की वजह से उसकी हीलिंग मतलब उसका ठीक होना अब होगा इस जन्म के अंदर। तो ये उसकी प्री इन्कार्नेटिव चॉइस थी कि भई उसकी वजह से जो प्रॉब्लम हुई थी और ये चीज़ इस जन्म में ठीक होनी है, तो उसने पहले ही ये माध्यम लगा लिया था और ये माध्यम लगाने की वजह से इसका ये अब ऑपरेशन हो रहा है। अच्छा। तो फिर डॉन कहता है, द इंस्ट्रूमेंट वुड लाइक टू नो व्हाई ट्वाइस एट द बेनेडिक्टस पोर्शन ऑफ द म्यूजिक दैट शी प्रैक्टिसेस डिड शी एक्सपीरियंस व्हाट शी बिलीव्स टू बी अ साइकिक अटैक। बेनेडिक्टस जो होता है, या आगे एक दो और नाम जो वो लेगा, वो बेसिकली जब चर्च में कॉयर, जब ये लोग गाना गाते हैं ना जीसस के लिए, तो सारे मिल के ग्रुप वो लोग कई बार प्रैक्टिस भी करते हैं। तो वो कहता है कि जब इसने ये बेनेट उस पूरे कॉयर का जो बेनेडिक्टस का हिस्सा था, अलग अलग तरह के कीर्तन भजन जो ये करते हैं चर्च में, उसमें जब ये बेनेडिक्टस कर रही थी, तो उस टाइम पे इसको ऐसा लगा कुछ दो बार कि इसके ऊपर कोई साइकिक अटैक हो रहा है। इसके नीचे जिम ने लिखा है, इन दिस क्वेश्चन डॉन गिव्स द इंप्रेशन बाय हिज क्वेश्चन दैट दिस साइकिक ग्रीटिंग occurred in the rehearsal or practice of J.S. Bach's Mass in B minor. However, I recall this occurring during a performance of this piece with the Louisville Bach Society. After 36 years, I still have the memory of what I thought after Carla told Dawn that and me about the psychic greeting that she experienced while singing in the chorus. तो इसमें नीचे ये लिखा हुआ है साइड नोट के जिम को याद आया कि ये पहले हो चुका है, ये शायद प्रैक्टिस के दौरान नहीं हुआ, प्रैक्टिस के दौरान हुआ था, लेकिन उसे ये याद आया कि एक बार परफॉर्मेंस, मतलब ये लोग हफ्ता भर प्रैक्टिस करते हैं, संडे को परफॉर्म करते हैं, तो लुईविले बैक सोसाइटी में जब ये लोग परफॉर्म कर रहे थे तब ये हुआ था, और 36 साल बाद भी उसे ये याद है कि कार्ला ने डॉन को और जिम को बोला था कि उसके ऊपर साइकिक अटैक हुआ था कोरस में गाते वक्त। और तब जिम ने ये सोचा था कि अगर मैं कार्ला की मदद करना चाहता हूं, तो मुझे बालकनी सीट से, मतलब बालकनी वो होती है चर्च में, कई बार ऊपर बालकनी होती है, या वो लोग हॉल में करते हैं, वहां से कूद के
स्टेज पे जाने की जरूरत है। इसीलिए दैट इज आई बिलीव दैट द साइकिक ग्रीटिंग अकर ड्यूरिंग एन एक्चुअल परफॉर्मेंस। तभी उसे रियलाइज हुआ कि ये प्रैक्टिस के दौरान नहीं हुआ, ये एक्चुअल परफॉर्मेंस में हुआ था। तब रा जवाब देता है। तो मैम रा बोलता है, दिस इज नॉट अ माइनर क्वेरी, वी शैल फर्स्ट रिमूव द नोटेशंस व्हिच आर माइनर in the vibrating, which you call singing, of the portion of what this instrument hallows as the mass, which immediately precedes that which is the chink called the hosanna. There is an amount of physical exertion required that is exhausting to any entity. This portion of which we speak is termed the sanctus. We come now to the matter of interest. वो कह रहा है कि भाई ये कोई छोटी मोटी चीज सवाल नहीं पूछा है तुमने, कह रहा है लेकिन हम फिर भी ये जो छोटी चीजें है ना इसकी पहले हम वो क्लियर कर देते हैं तुमको। कहते हैं जब ये जो कॉयर में जब तुम गा रहे होते हो ना, और स्पेशली ये जब तुम ये हेलोज मतलब इसको बोलते हैं ना, ये हालेलुया एंड हेलोज वगैरह गा रहे होते हैं, कहते हैं जो मास का मतलब हो गया कि पूरे का पूरा कॉयर एक पूरा का पूरा ग्रुप गा रहा है एक साथ। तो कह रहे हैं कि जब नहीं, उस वाले मास का पार्ट में मतलब आते हो ना नहीं, तुम। मास का मतलब ये हाँ, होता है कि जब चर्च में काफी सारे गांव के लोग इकट्ठे होते हैं काफी सारे और गांव के उनके लोग लिए इकट्ठे होते गाया हैं, करेक्ट जाता है, है। उनके लिए गाया संडे जाता है, के दिन, करेक्ट करेक्ट। संडे मॉर्निंग होता है। लेकिन वो गायक गायक ग्रुप में, हाँ संडे संडे मास बोलते हैं उसको। तो हाँ, कहते हैं वो ग्रुप में गाया जाता है, लेकिन वो जब वो ग्रुप में गा रहे थे ना तो उसके बीच में एक पर्टिकुलर पार्ट था जहाँ पे ये बोलना था होज़ैना। अब वो नहीं होज़ैना जो था ना, नहीं यही नहीं बोल नहीं रहा है वो नहीं मैम, नहीं व्हिच नहीं नहीं इमीडिएटली नहीं, प्रीसीड्स एक व्हिच मिनट एक दैट मिनट व्हिच इज द एक हाँ, एक मिनट। पहले उसने बोला बेनेडिक्टस पोर्शन में हुआ था, तो होजाना भी एक पोर्शन होता है। जैसे अलग अलग भजन कीर्तन होते हैं, उनका अलग, जैसे हमारे अलग अलग मंत्र होते हैं, एक गायत्री मंत्र, एक महामृत्युंजय, ऐसे एक बेनेडिक्ट हाँ, होता है, एक होजाना होता है। तो उस हिस्से अच्छा, में जो होजाना हुँ, होता है उससे पहले एक उसको हुँ, थकावट हो गई थी, फिजिकल एक्सर्शन हो गया। देयर इज एन अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्सर्शन रिक्वायर्ड दैट इज एग्जॉस्टिंग टू एनी एंटिटी। तो वो कहता है कि होजाना के पहले जो क्रिया या जो भी करना होता है उसके अंदर एक थकावट सी हो जाती है। कोई भी इंसान थक जाएगा जिस तरह से गाते होंगे, पता नहीं क्यों ऐसा बोल रहा है वो। तो दिस पोर्शन ऑफ विच वी स्पीक इज टर्म्ड एज द सैंक्टस। वी कम नाउ टू द मैटर ऑफ इंटरेस्ट। वो कहता है होजाना से पहले सैंक्टस होता है, और वो गाते वक्त एक इंसान, कोई भी इंसान थक जाएगा, और उसके बाद होजाना होता है। अब वो कहता है अब हम बात करेंगे बेनेडिक्टस की। अब आप आगे बोलो। व्हेन द एंटिटी जोशुआ। नहीं, नहीं मैम मैम ये आप मेरे से बेटर एक्सप्लेन कर पाओगे इस पर्टिकुलर पार्ट को, आप इसे एक्सप्लेन करो प्लीज़। Okay. So Joshua basically is Jesus. When the entity Jehoshua decided to return to the location called Jerusalem for the holy days of its people, it returned from work, mixing love and wisdom, and embraced martyrdom, which is the work of love without wisdom. वो कहता है जब जीसस जेरूसलम वापस आए, वो उन दिनों में जो ये क्रिश्चियंस के लिए बहुत खास माने जाते हैं, होली माने जाते हैं, पवित्र दिन जो होते हैं, तो वो अपना काम करने वापस, अब काम करके वापस आ रहा था अपनी लव और लाइट के साथ शहीद होने के लिए। और ये जो शहादत थी, ये प्यार और ईश्वर के प्यार और ज्ञान की वजह से थी। नहीं सॉरी, ये ईश्वर के प्यार की वजह से थी, इसमें समझदारी नहीं थी। विदाउट विजडम, विच इज द वर्क ऑफ लव विदाउट विजडम, इसमें जीसस ने सिर्फ प्यार देखा, उसने समझदारी नहीं दिखाई। समझदारी से मतलब उसने अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया, नहीं मैं इसको ये कर दूं, मैं खुद को कैसे बचा लूं, ये वो। उसने लोगों के प्यार में जो होता है होने दिया। द होजाना एज इट इज टर्म्ड एंड द फॉलोइंग बेनेडिक्टस, होजाना के बाद बेनेडिक्टस आता है, is that which is written summation of what was shouted at Joshua came into the place of its martyrdom। मतलब कि जब बेनेडिक्टस वो हिस्सा है जो होजाना के बाद जोशुआ की तरफ लोगों ने चिल्ला के बोला था, जब जीसस को सूली पे चढ़ाया जा रहा था और जहां पे चढ़ाया जा रहा था। The general acceptance of this shout, Hosanna to the Son of David, Hosanna is the highest, blessed is he who comes in the name of Lord,
तो कहते हैं कि जो आमतौर पे पूरी पब्लिक जो जीसस को चिल्ला रही थी, होजाना डेविड के बेटे को, होजाना सबसे ऊंचा है, और वो जो यहाँ ईश्वर के नाम से आया है, ये चर्च के लोग जब बोलते हैं, has been a misstatement of the occurrence which has been perhaps unfortunate, for it is more distorted than much of the so-called mass. Oh my God, that's sad. तो वो कहता है कि ये जो असल में हुआ था उसको इतना ज्यादा मरोड़ा तरोड़ा गया है कि मास को तो किया ही है, जो मास इनकी होती है उसको इन लोगों ने इतना मरोड़ तरोड़ दिया है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा होजाना का जो ये हिस्सा वो लोग चिल्लाते हैं या जोर जोर से पुकारते हैं जीसस को, उसको भी इन लोगों ने ठीक से समझा नहीं और गलत तरीके से पेश किया. These were two factions present to great Joshua. Firstly, a small group of those which hoped for an earthly king. तो कहते हैं इसके दो हिस्से थे जो जोशुआ को बुलाने में या उसको याद करने में बोले गए. एक तो वो लोग थे जो चाहते थे कि हमारा एक राजा हो. However, Joshua rode upon an ass, stating that it is very demeanor that it was no earthly king, and wished to no fight with Roman or Sadducee. और जोशुआ जो था वो एक गधे के ऊपर चढ़ के आए ये बोलते हुए कि मैं कोई राजा नहीं हूं और ना मुझे किसी रोमन या सैड्यूसी से लड़ के राजा बनने का कोई शौक है. The greater number were those which had been instructed by Rabbi and elder to make jest of this entity. ज्यादा लोग, सबसे ज्यादा लोग वो थे जिन्हें रब्बी ने चाबी चढ़ाई हुई थी कि तुमने ऐसे करना है, ऐसे बोलना है और जोशुआ का मजाक उड़ाना है. For those of the hierarchy feared this entity who seemed to be one of them, giving respect to their laws, and then in their eyes betraying those time-honored laws and taking people with it. क्योंकि वो लोग डर रहे थे, वो जो जैसे चर्च का पोप हो गया या जो राजा था, राजा के आदमी हो गए, मिनिस्टर हो गए, ये लोग जो थे ये डर रहे थे कि कहीं ये जो बोलता है लोग इसे इज्जत देते हैं और ये लोग जो राजा वगैरह जो लोग हैं जो लोगों को करने के लिए कह रहे हैं ये उन्हें इज्जत तो देता है, वो बोलता है कि हाँ ठीक है, लेकिन वो इन्हें दूसरी बातें सिखा रहा है और लोग उसके दीवाने होते जा रहे हैं, उसकी बात मानने लग गए हैं. तो कहीं ये ना हो कि कल को लोग राजा से ज्यादा इसे मानने लग जाएं, तो वो डरते थे. इस वजह से उन्होंने कुछ लोगों को पट्टी पढ़ाई थी कि तुमने जाके जोशुआ को ये चीजें चिल्ला के बोलनी है और उसका मजाक उड़ाना है और उसको नीचा दिखाना है. The chink for this instrument is the subtle situation which echoes down through your space-time. अब ये जो इसका एक छोटा सा हिस्सा है कार्ला का, ये वो सिचुएशन है जो तुम्हारे धरती के ऊपर काफी समय से चलती आ रही है, जो वो कर रही है या करना चाह रही है. ये सदियों से लोग करते आ रहे हैं और वो भी इसे कर रही है क्योंकि वो समझती है इसे कि वो ईश्वर की सेवा में कर रही है. एंड मोर देन दिस, द प्लेस द होजाना होल्ड्स एज द हार्बिंगर ऑफ दैट टर्निंग टू मार्टिरडम. और ये जो होजाना का जो हिस्सा है या जगह है, ये शहादत की तरफ इसे लेके जा रहा है. हार्बिंगर ऑफ दैट टर्निंग टू मार्टिरडम मतलब उसे शहादत की तरफ ये चीज लेकर जा रही है. उसे शायद ऐसा लगने लग गया है कि जीसस ने अपनी जान दी तो मेरी भी जान चली जाए तो कोई बात नहीं, जीसस के सेवा में. वी मे स्पीक ओनली जनरली हियर, हम यहाँ पे सिर्फ जनरल बातें करेंगे. इंस्ट्रूमेंट डिड नॉट एक्सपीरियंस द फुल फोर्स ऑफ द ग्रीटिंग विच इट करेक्टली आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द होजाना. साइकिक अटैक हुआ था, लेकिन साइकिक अटैक का पूरा असर कार्ला पे नहीं हुआ था due to the intense concentration necessary to vibrate its portion of that composition. होजाना के लिए जो इसे बिल्कुल दिल से और हर अपने रोम रोम से ये जो उसमें शिद्दत से लगी हुई थी, गहराई से लगी हुई थी, इतना फोकस था इसका उसे करने में, एक तरह से भगवान को ही याद कर रही थी, उसकी वजह से ये साइकिक अटैक उसके ऊपर पूरी तरह से हो नहीं पाया.
However, the Benedictus in this particular rendition of these words is vibrated by one entity. इसके अंदर ये जब ये पाठ पूजा या भजन कीर्तन जो भी ये लोग करते हैं, जो गाते हैं, उसके अंदर जो बेनेडिक्टस बोला जाता है वो सिर्फ पूरे ग्रुप में एक इंसान बोलता है, और thus the instrument relaxed its concentration and was immediately open to the fuller greeting. ये जो साइकिक अटैक हुआ था ये होजाना के वक्त शुरू हुआ था, और जब बेनेडिक्टस के वक्त एक इंसान बोल रहा था और ये चुप कर गई, तब इसे वो साइकिक अटैक की गहराई जो है वो उसका एहसास होने लगा। तब इसे पता चला कि मुझे साइकिक अटैक हुआ है, लेकिन असल में वो शुरू तो होजाना के वक्त ही हो गया था। हाँ जी पा। उसके बाद डॉन कहता है, द चिंक देन एज आई अंडरस्टैंड इट वाज ओरिजिनली क्रिएटेड बाय द डिसीजन ऑफ जीसस टू टेक द पाथ ऑफ मार्टरडम। तो डॉन पूछता है, आपका कहने का मतलब है कि ये जो होजाना का हिस्सा था ये जीसस ने शहीद होने के रास्ते पे, मतलब अपने शहादत के रास्ते पे इसे बनाया था या इसको क्रिएट किया था? पा। नहीं, वो ये कह रहा है कि मेरी समझदारी से तो मुझे ऐसा लगता है कि ये उस टाइम पर जीसस ने हाँ बनाया हाँ था कि हाँ हाँ मार्टिरडम मतलब इस तरीके से मतलब शहादत के टाइम पे ऐसा हो। हाँ, सही कह रहे हो। तो मैम लेकिन एक एक चीज़ बताऊँ, पिछले आंसर में एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि क्या? मतलब जब वो मर रहा था और उसके क्योंकि भई वो था, वो क्रिएटर के बात बता रहा था सबको, सारे लोगों को समझ में भी आ रही थी, लोग उसको फ़ॉलो भी करने लग गए थे। हाँ तो ओरायन के अंदर इतना डर रहता है, इतना डर रहता है अपना ये तंत्र-मंत्र हाथ से जाने का, कि वो अपने लोग भिजवा-भिजवा के ऐसे काम करवाता ही रहता है, करवाता ही रहता है, जब तक वो सामने वाले को बिल्कुल टाँग ना दे ऊपर। हाँ, तो इसीलिए जीसस के केस में ये इसलिए हो गया क्योंकि जीसस प्यार से ही करे चले जा रहा था सारी चीज़ें। उसने हाँ, विज़डम का इस्तेमाल नहीं किया वहाँ पे। क्योंकि अगर वो उसने फोर्थ विज़डम का डेंसिटी का इस्तेमाल था ना। करेक्ट, करेक्ट। अगर वो 5th डेंसिटी या 6th डेंसिटी का होता ना, तो वो उल्टा इन्हीं को टाँग देता उसी चीज़ के अंदर, हाँ कि आ जाओ, अच्छा तुम हमारे साथ खेल खेलोगे, हम तुम्हारे साथ खेल खेलेंगे। फिर वो ये हाँ, करने लग जाता है इनके साथ, वो फिर फोर्थ इनके डेंसिटी में इनको तो सिर्फ उल्टी पड़ प्यार होता है। करेक्ट, फिर वो इनको उल्टा ही टाँग देता कि अच्छा तुम खेल खेलोगे मेरे साथ, आओ मैं तुम्हें इसी खेल के अंदर ही लपेट देता हूँ। वो ऐसे कर देता अगर इस लेकिन चलो ठीक है 4th डेंसिटी का था उससे हो गई। लेकिन ठीक हम्म है जो भी है क्रॉस करके 5th डेंसिटी तो मिली उसको, कम से कम इस एक्ट की वज़ह से। ख़ैर लेकिन इस सवाल के ऊपर आते हैं हम, वो कह रहा है कि भई मेरा मानना तो ये है कि ये तो ओरिजिनली जीसस का डिसीज़न था कि हाँ भाई जब मैं मरूँ तो उस टाइम पर ऐसा होना चाहिए। तो रा कहता है दिस इज़ इन रिलेशन टू दिस इंस्ट्रूमेंट क्वाइट करेक्ट। It is aware of certain overbalances towards love, even to martyrdom, but has not yet to any significant degree balanced these distortions. We do not imply that this course of unbridled compassion has any fault, but affirm its perfection. It is an example of love which has served a beacon to many. कह रहा है कि देखो ये जो तुम कह रहे हो ना ये था थोड़ा सा सही है, लेकिन इस केस में अगर तुम देखोगे ना तो इट इज कि कहता है देखो ये कार्ला भी जो है ना ये थोड़ा सा इसको तो भी पता है कि भाई जो प्रेम है ये क्या चीज है। कह रहा है लेकिन ये प्रेम में इतनी ज्यादा आगे निकल गई है कि ये उस लेवल पे आ चुकी है कि अगर इसे मरना भी पड़ा ना इस काम को करते हुए मरने के लिए तैयार है। कह रहे ये बिल्कुल वही उसी रास्ते पे चल रही है जिस पे जीसस चला था, क्योंकि इसने उसको अपना एक तरीके से एक वो मान लिया था कि भाई ये मेरी इंस्पिरेशन है, मेरे को जीसस की तरह ऐसी इंस्पिरेशन है मेरी। क्योंकि मैम हम्म मोस्ट प्रोबेबली मेरे को ऐसा लगता है कि कार्ला भी 4th डेंसिटी की थी। एग्ज़ैक्टली सच बताएँ आई थिंक किसी सेशन के अंदर इसने बताया भी था कि ये जो डॉन है ये 5th डेंसिटी का है, इनडायरेक्टली बता रहा था वो। कार्ला 4th की है और जिम जो है वो 6th का है। तो उसने हम्म बोला था कि क्या कहते हैं ये जो है इन लोग कह रहे थे कि इस लेवल पे निकल गई है कि भई ये बिल्कुल अब अपने आप को मर भी जाए तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है इसको। फिर ये हम्म कहता है रा आगे, कह रहा हम ये नहीं कह रहे हैं कि भई इस तरीके का की सहानुभूति दूसरों के प्रति और ये इन सब चीज़ों में कोई कमी है। देख कमी नहीं हम्म है, वो कह रहे हैं हम्म लेकिन इसके अंदर भी एक परफेक्शन होनी चाहिए। परफेक्ट होनी चाहिए ये चीज़ भी। कह रहा उसके अंदर अभी थोड़ा-सा कमी है, लेकिन वो एंड में फिर वो ये भी कहता है, लेकिन इस तरीके का उदाहरण यदि कोई व्यक्ति बन जाए ना, तो वो बहुत लोगों के लिए, बहुत से बहुत-बहुत लोगों के लिए एक बीकन यानी एक लाइट पोस्ट की तरह बन जाता है, मिसाल कि मिसाल। जिसको देखकर एक मिसाल बन जाता है वो लोगों के लिए कि हाँ, भई एक दिन हम भी ऐसे ही करेंगे। अब जैसे हमारे देश में ही देख लो मैम, भगत सिंह कितनों के लिए मर गया, उसके बाद जैसे ही भगत सिंह मरा पता नहीं कितने उसके साथ लाइन में लग गए। एक एग्ज़ाम्पल की बात बता रहा हूँ मैं।
तो इस तरीके के लोग जब दूसरों की सेवा के लिए निकल जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है, भगत सिंह हो सकता है 4th डेंसिटी का हो, ठीक है ना? हमें नहीं पता। क्योंकि इस तरीके का काम कोई ऐसा ही व्यक्ति कर सकता है जो 4th डेंसिटी का हो और आके यहाँ पे चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहा हो और भगत इस सिंह लेवल पे 5th निकल का जाए कि भाई होगा। दूसरों के लिए मर भी जाए। मैम भगत 5th सिंह अगर वो 4th का होता मैम ना, तो कोर्ट में जाके जो हाँ, उसने किया ना तमाशा, वो नहीं करता। हाँ, वो दिमाग हाँ, ये इस्तेमाल भी किया सही कह रहे हो उसने, आप। सिर्फ प्यार-प्यार पे नहीं चला। हाँ, हाँ, ये भी है। लेकिन फिर उसके चक्कर में फिर इन्होंने लपेट भी तो दिया उसको। ये जो बनाई है वो जितनी भी चीज़ें ओरायन ने इस धरती के ऊपर, तो वो भी स्मार्ट है। उसने भी बनाई इस तरीके से कि तू अगर तू जा ज़रा इसके अगेंस्ट अगेंस्ट जाएगा तो हम तेरे को खींच ही लेंगे इसके अंदर। तो सीन ही कुछ ऐसा है। खैर एनीवेज़ हम कौन होते हैं किसी को नेक्स्ट क्या बोलने पैराग्राफ। वाले। ये तो रा बोल रहा है। आपका तो अच्छा है, फिर वो जो सब भी है कुछ बोलने के बाद बोलते हो हम कौन होते हैं? सब कुछ बताने के बाद मैं तो कुछ नहीं बता रहा। मैं क्यों बोलूं? नहीं सच में सही भाई है। मैं क्यों बोलूँ? हम तो केवल अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम तो सीख रहे हैं भाई, हम तो पढ़ रहे हैं। अब किसी को यहाँ हाँ। इससे इसको पढ़ते-पढ़ते वो कहाँ अपना अंदाज़ा लगा ले, क्या कर ले, क्या सोच ले। भाई किसी के दिमाग का कुछ पता थोड़ी ना चलता है। अब किसी का हाँ। दिमाग कैसे कैसा है, खैर जो भी है अपना सोचता अच्छा रहे यार, आगे हम भी सीख ही रहे हैं नेक्स्ट भाई, पैराग्राफ। को क्या मिलता है। तो वो कहता है फॉर फॉर दोस दोज़ हू सीक फर्दर the consequences of martyrdom must be considered, for in martyrdom lies the end of the opportunity in the density of the martyr to offer love and light. Each entity must seek its deepest path. कह रहा है कि जो इस तरीके से इस रास्ते पे चल रहे होते हैं ना कि हाँ जी शहीदी के रास्ते पे भी चल गए, बिल्कुल आगे निकल गए। उनको ये चीज़ दिमाग के अंदर पता होनी चाहिए, इसका एक प्रभाव होता है अगर तुम इस वाले रास्ते पे चलते हो, शहीदी वाले रास्ते पे, कि एक बार तुम शहीदी वाले रास्ते पे चले गए ना, तो ये जो तुम्हें मौका मिला था, कह रहे फिर ये तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा, कि तुम दोबारा इस प्लैनेट पे आओ और फिर दोबारा इस प्लैनेट के ऊपर इस तरीके का काम करो, नहीं। कह रहे फिर ये आखिरी मौका होता है, एक बार आए, अपना काम किया, तो थोड़ा-सा वो कह रहा है कि थोड़ा-सा डीपर अंडरस्टैंडिंग के साथ करो ये काम। अगर तुम इस काम को कर रहे हो, अपना समझो पहले भई तुम्हें करना क्या है। तुम तो सीधा ही एकदम दूसरों के लिए मरने मरने उसके लिए तैयार हो गए। कह रहे तो एक तुम्हें मिनट। अगला मौका नहीं मिल पाएगा इस घनत्वता में वापस आने का। क्यों क्यों? क्योंकि मैम डेंसिटी क्रॉस कर जाओगे ना आप, डेंसिटी क्रॉस कर जाओगे ना आप, चौथी घनत्वता के हो, आप यहाँ आए, आप दूसरों के लिए मर गए, उसकी वजह से आपको वो प्रमोशन मिल गया, आप चले गए 5वीं डेंसिटी में, तो वहाँ पे आपके हाथ लग गया ज्ञान और जब ज्ञान लग गया तो अब वापस थोड़ी ना आओगे आप यहाँ पे। वहाँ जाके तो आपको पता चलेगा अरे यार! ये मैंने अरे प्यार-मोहब्बत में इनको बचाने के लिए क्या कर दिया मैंने। अरे पर 5th डेंसिटी से भी तो लोग वांडरर्स आते ही है ना प्यार और ज्ञान मैम बांटने। आते आते हैं ना तो वो समझदार होते हैं ना, वो ऐसे थोड़ी ना कि दूसरों के लिए एकदम उनकी अगले ने अगर मरने की ठान ही ली है किसी ने, तो मैं क्यों जाऊँ उसे बचाने के लिए? लॉजिकल अप्रोच तो यही है ना। नहीं, मेरे को किसी ये ने अगर समझ में बिल्कुल ही नहीं अपने आया कि एंड ऑफ द अपॉर्चुनिटी क्यों है? मैम वो ईच इसीलिए क्योंकि देखो आप ईच एंटिटी उसने लास्ट में बोला ईच एंटिटी मस्ट सीक इट्स डीपेस्ट पाथ। मतलब अगर आपने खुद को शहीद कर दिया, इससे ज्यादा प्यार क्या दोगे आप किसी को? तो आपने तो मैम मतलब हर हद ही पार कर दी। तो डेफिनेटली आप नेक्स्ट हाँ, डेंसिटी में पहुंच जाओगे और नेक्स्ट डेंसिटी में हाँ। पहुंचना ही तो सबका मकसद है। तो फिर एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी हुँ। कैसे हो गया? एंड ऑफ अपॉर्च्युनिटी का मतलब है, वो यहाँ पर ये कह रहा है इन द डेंसिटी ऑफ द मार्टर। वो कह रहे हैं जिस घनत्वता में वो मरा है ना, यानी अगर मान लो चौथी से तीसरी में आया है ना, तो उसको दोबारा मौका नहीं मिलेगा ये तीसरी में आने का। क्योंकि वो चौथी क्रॉस करके 5वीं में निकल जाएगा फिर। तीसरी में आया, दूसरों के लिए मरा, जाना चाहिए था उसको चौथी में धीरे-धीरे करके आगे निकल के, वो सीधा चौथी भी क्रॉस करके 5वीं में निकल गया। वहाँ पे उसके सामने आ गई विज़डम। अब विज़डम आने के बाद जब उसके सामने ज्ञान आ गया तो उसको समझ में आता है कि अरे यार! ये दूसरे लोगों के लेसन्स चल रहे हैं इस प्लैनेट के ऊपर। वो अपने लेसन ले रहे हैं। अगर वो ही कुल्हाड़ी को ये बोल दें कि तू रुक जा मैं तेरे ऊपर कूद रहा हूँ, तो मैं कौन होता हूँ उनके बीच में घुसने वाला कि यार तुम जियो या मतलब बचाऊँ इसे। अब तभी तो मैं कहता हूँ मैम आप लोगों ने कभी मेरी बात में भी नोटिस किया होगा कि जब कोई मैंने हमेशा कहा है कि भई अगर किसी को गड्ढे में गिरना है ना, तो मैं उसे रोकने नहीं जाऊँगा। अगर मेरे से पर्सनल क्वेश्चन पूछा था किसी ने आई थिंक क्यूएनए में। तो लोग कह रहे थे यार ये कैसा अजीब-सा बंदा है, मतलब एक तरफ तो सर्विस टू अदर्स की बात कर रहा है, दूसरी तरफ कह रहा है कि भई मैं क्या कहते हैं दूसरों के लिए मरने के लिए क्यों जाऊँ? तो वहाँ पे मैंने विज़डम का इस्तेमाल किया था कि यहाँ पे इसके लेसन्स चल रहे हैं। अब उसने ठान ही लिया मरने का और मैं चला जाऊँ उसे बचाने के लिए और एंटेंगल और हो जाऊँ उसके साथ। तू तो मरा ही मरा, मेरा हाथ पकड़ के मुझे भी ले जाएगा उस गड्ढे के अंदर। जो मेरा काम करने के लिए आया हूँ मैं, उस काम से हट जाऊँगा मैं पीछे।
और दूसरा मौका फिर मेरे को मिलना नहीं है। तो क्यों ना यहाँ पे रह के अच्छे से काम कर लें और फिर उसके बाद निकलें, आराम से, हम्म, प्यार-मोहब्बत से। क्यों बेकार में किसी के हम्म, लफड़े में पड़ना? हम्म, ठीक है। तो फिर डॉन पूछता है, अच्छा ठीक है, मुझे समझ में आया नहीं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो ओरायन ग्रुप है, ये finds a chink in this distortion, उन्हें ये जो होजाना और बेनेडिक्ट का हिस्सा था, उसके अंदर उन्हें एक रास्ता मिल गया अंदर आने का, और द आइडेंटिफाइंग entity identifying or having a distortion of any amount toward martyrdom is then open by its free will to the aid of the Orion group to make it a martyr. ओ, तो वो कहता है कि इसका मतलब ये जो इंसान खुद को शहीद करना चाहता है, उससे ओरायन को मौका मिल जाता है कि ये तो शहीद होना ही चाहता है, तो चलो हम इसे शहीद कर दें, और उन्हें मौका मिल जाता, क्योंकि वो उसकी फ्री विल है शहीद होना। तो यहाँ पे ओरायन को मौका मिल जाता है बीच में घुस के उसका सत्यानाश करने का। यही कहा ना उसने? हाँ, बिल्कुल। बड़ा तो राग कमीना कहता है, ओरायन। "यू आर करेक्ट ओन" नहीं मैम, वो बिल्कुल वो स्मार्टली खेल रहा है। उसको पता है कि भई जब ये इसने मरना ही है, तो क्यों ना मरवा ही दूँ इसको मैं। कम से कम मेरा तो काम होगा, समझ रहे हो? वो उसका 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 टारगेट क्या है? उसका टारगेट है मुझे प्लैनेट कैप्चर करना है और उस प्लैनेट को कैप्चर करने के लिए ऐसे लोग उसके लिए बन रहे हैं परेशानी। तो उसका टारगेट ये रहता है मैं इसको या तो ऐसे मारूँ या वैसे मारूँ, उसको मारना तो उसको है ही। लेकिन जब कोई अपनी इच्छा से ही मरना चाहता है, तो एक तरीके से वो उसमें उसकी फ्री विल का उल्लंघन भी नहीं हो रहा, उसका काम भी हो रहा है, दोनों चीज़ें हो रही है, स्मार्ट है वो। ठीक है, और आगे। इस तरीके की ओराइन की थिंकिंग एक फिफ्थ डेंसिटी की ओराइन की थिंकिंग ही हो सकती है, हम्म, आगे। ठीक है? खैर वो आगे जवाब देता है, "यू आर करेक्ट ओनली इन द क्वाइट स्पेशलाइज्ड पोज़ीशन इन व्हिच द इंस्ट्रूमेंट फाइंड्स इटसेल्फ" 1 मिनट, "यू आर करेक्ट ओनली इन द क्वाइट स्पेशलाइज्ड पोज़ीशन इन व्हिच द इंस्ट्रूमेंट फाइंड इटसेल्फ, दैट इज़ ऑफ बीइंग इन्वॉल्व्ड इन एंड डेडिकेटेड टू वर्क व्हिच इज़ मैजिकल और एक्सट्रीमली पोलराइज्ड इन नेचर। This group entered this work with polarity, but virtual innocence as to the magical nature of this polarity it is beginning to discover." तो कह रहा है तुम सही कह रहे हो। कह रहे यहाँ ये जो है ना बड़ी एक स्पेशल सी पोजीशन हो जाती है किसी भी व्यक्ति के लिए जो इस तरीके की सिचुएशन में आ जाए कि हाँ जी मैं तो अब मरूँगा ही अब दूसरों के लिए। कहते हैं कि इसमें जो इन्वॉल्वमेंट हो जाती है ना ये हो जाती है मैजिकल क्योंकि जब कोई दूसरों के लिए मरने लग जाता है ना और उसके उसको लोग सपोर्ट करने लग जाएँ तो उसमें ना उसके मरते हुए जो लोगों के अंदर जो चीज़ पैदा हो जाती है ना, कह रहा है वो एक बड़ा मैजिकल सा इम्पैक्ट लेके आती है, ठीक है? और ये तब हो सकती है जब कोई बंदा बिल्कुल ही पोलराइज़ हो जाए, बिल्कुल एक ही साइड में झुक जाए पूरा का पूरा, कि हाँ जी, दूसरों की सेवा में यहाँ इस लेवल तक ही निकल जाना है मेरे को। कह रहे हैं कि इस ग्रुप की जिस ग्रुप में तुम हो ना, इस केस में क्या है, कह रहे तुम तो झुक गए इस काम को करने के लिए, लेकिन तुमने सारा कुछ बड़े भोलेपन से किया है। कह रहे हालाँकि इस भोलेपन में भी एक मैजिकल नेचर है। कि तुमने जो अब तुम धीरे-धीरे समझने की कोशिश कर रहे हो कि ओहो! हमारा झुकाव तो हो गया पूरा और यहाँ पे ये कहानी भी एकदम से खुल के आ गई तुम्हारे सामने कि भई ओरायन नाम की भी कोई चीज़ है। वह तुम्हें तो यही लगता था ना कि हाँ जी, ये ईविल का एंड हो गया, दुनिया खत्म। अगर ये मतलब अगर ईविल का इतना ही एंड हो गया होता, तो इस प्लैनेट के ऊपर इस तरीके की चीज़ें चल ही नहीं रही होती, है ना? तो कह रहे हैं कि अब तुम धीरे-धीरे वो डिस्कवर कर रहे हो चीज़ें कि हाँ यार, पूरी भोलेपन में आके हम लोगों ने इस काम को शुरू तो किया और हमारा झुकाव भी पूरा रचयिता की तरफ हो गया। और इसकी वज़ह से वो मैजिकल चीज़ें भी हो रही हैं कि हाँ, हमारे लिए सारी चीज़ें अच्छी होती चली जा रही हैं। थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही हैं, चलो ठीक है, लेकिन इन्फॉर्मेशन इस तरीके की मिल रही है। कह रहे तो अब तुम्हें भी धीरे-धीरे समझ में आ रहा है कि एक्चुअली में इस काम को किया कैसे जाता है। हेलो, हेलो। हाँ जी मैम, वाह। दे दिया मैंने हाँ, जवाब। हो गया, ओके। तो हुँ। फिर डॉन कहता है, हाउ वाज द रैन एंटिटी एबल टू एक्ट थ्रू दिस लिंकेज ऑफ द होजाना? Was this simply because of the mental distortion of the instrument at this period of time, because of that suggested by the music, or was it a more physical or metaphysical link from the time of Christ? कहता है कि ये जो होजाना के वक्त ओरायन एंटर किया था, ये कार्ला की जो मतलब जैसे क्राइस्ट ने खुद को शहीद किया,
तो क्या वो गाते वक्त कार्ला भी ऐसा ही कुछ सोचने लग गई थी कि मैं शहीद हो जाऊं तो कोई बात नहीं, या ये उसके शरीर में किसी दर्द या किसी तकलीफ की वजह से था, या मतलब उस वक्त वो मेंटली कुछ और सोच रही थी या स्ट्रेस थी, किस वजह से हुआ था ये, और आयन ने एंटर क्यों किया था होजाना के टाइम पे? मैम इसका जवाब आप दोगे जरा मेरे को, दो मेरे को 5 मिनट दें, मतलब 2-3 मिनट श्योर लगेंगे, श्योर आप दे दोगे श्योर इसका जवाब? श्योर, जी 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 जी। तो रा कहता है द लैटर सपोजिशन इज फॉल्स। वो कहता है ये जो तुम बोल रहे हो ना कि क्राइस्ट के टाइम से जो, मतलब इसमें मैं एक चीज मिस कर गई कि क्राइस्ट के टाइम पे जब उसको उनको शहीद कर रहे थे और लोग चिल्ला रहे थे होजाना सन ऑफ डेविड वगैरह, तो उस टाइम पे जो एनर्जी क्रिएट हो रही थी उसकी आध्यात्मिक वजह से, क्या जब कार्ला भी ये बोल रही थी तो ओरायन एंटर किया था, तो वो हिस्सा रा कहता है नहीं वो गलत है कि जीसस को शहीद करते वक्त जो ऊर्जा बनी थी या जो माहौल बना था उसकी वजह से ओरायन ने एंटर किया, नहीं ऐसा नहीं है। दिस एंटिटी इज नॉट लिंक्ड विद द एंटिटी जोशुआ। कार्ला का जोशुआ से उस तरह का कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा, there is a most unique circumstance. There is an entity which has attracted the attention of an Orion light being. Oh, this is extremely rare. वहां पे एक दूसरा कोई शख्स है जिसने ओरायन के लाइट बीइंग को अट्रैक्ट कर लिया है, मतलब उसका ओरायन का ध्यान उसके ऊपर चला गया है, जो आमतौर पे होता नहीं है लेकिन हो गया है। This entity has an intense devotion to the teachings and example of the one it calls Jesus. उस इंसान का जीसस जो भी बातें कह गए या सिखा गए उनके ऊपर काफी श्रद्धा है। And then vibrates in song a most demanding version called the Mass in B minor by Bach. और जब ये वाला गाना गाते हो ना द मास, बैक एक बहुत बड़ा सिंगर था, मतलब कॉयर वगैरह, वो कैसे म्यूजिक उसका होगा, और सेबेस्टियन बाक, साइंटिस्ट था। सेबेस्टियन बाक, जी, उसका नाम था सेबेस्टियन बाक। बाक बाक। तो वो जो था वो हाँ, ये जो बोल रहा है ना, ये द मास इन बी माइनर, बी माइनर एक एक स्केल होता है म्यूजिक के अंदर। हाँ ये बहुत ही पॉपुलर वो है, मतलब हाँ, मास के लिए जो एक बोलते हैं ना, क्वायर के अंदर गाते हैं, ये काफी म्यूजिक की पॉपुलर है। फ्रीक्वेंसी, हाँ म्यूजिक की करेक्ट करेक्ट। फ्रीक्वेंसी। तो जब ये वाला गाया जा रहा था तो ये जो इंसान था इसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा तेज हो गई of this exemplary votive complex of sound vibrations। इसकी जो मास इन बी माइनर जो है, ये जब गाया जाता है या उसका जब म्यूजिक बजता है तो उसका म्यूजिक बहुत गहरा और सुंदर है, और उसकी ऊर्जा जो आके निकलती है ना वो बहुत ज्यादा तेज है और गहरी है, बहुत सुंदर है। The entity is consciously identifying with each part of this mass. Only thusly was the chink made available. ये जो इंसान था या शख्स था उसे बिल्कुल इस बी माइनर का जो गाया जा रहा था उसके साथ एक हो गया था वो इंसान। तो उसकी वजह से ये जब इतनी ज्यादा वाइब्रेशन तेज हुई तो ओरायन की वो लाइट एंटिटी जो थी वो इसकी तरफ आकर्षित हुई और इसीलिए वो अंदर घुस सकी। As you see, it is not an ordinary occurrence and would not have happened had any ingredient been left out. Exhaustion, bias in belief complexes, attention from an Orion entity, and the metaphysical nature of that particular set of words. अगर इसमें से कोई एक चीज भी अगर रह गई होती तो एंटिटी अटैक नहीं करता। मतलब क्या रह गया होता इनमें से? थकावट जो कार्ला को महसूस हुई, और उसके जो मान्यताएं हैं अपने धर्म की तरफ, जो बिलीफ सिस्टम है उनमें जो उसकी दृढ़ता है वो अगर वो नहीं होती, या अटेंशन फ्रॉम एन ओरायन एंटिटी, ओरायन की नजर उस पर ना पड़ती, और ये जो शब्द बोले गए उस होजाना के टाइम, या वो मास एंड बी माइनर जब बज रहा था तो जब शब्द बोले जा रहे थे उसके अंदर जो शुद्धता और
कहते हैं, परफेक्शन थी, अगर वो नहीं होती तो, एंड द मेटाफिजिकल नेचर ऑफ दैट, आध्यात्मिक मतलब उन शब्दों का अगर नहीं होता, इनमें से एक भी अगर रह गया होता, मतलब कि अगर उसमें कुछ गलती कर दी होती उसने गाने में, तो शायद ओरायन एंटिटी नहीं आता. आई होप आई एम राइट इन एक्सप्लेनिंग दैट. ऑर्डिनरी occurrence एंड वुड नॉट हैव हैपेंड, ये आम बात नहीं है और नहीं होता अगर इनमें से कोई एक चीज भी ना होती. डॉन पूछता है, what was the Orion entity's objective with respect to the entity you spoke of in a demanding manner, sings the mass. तो डॉन कहता है कि जिस शख्स की आप बात कर रहे हो, जो ये मास बिल्कुल पूरे दृढ़ता से और जोर शोर से गा रहा था, तो ओरायन की जो एंटिटी थी उसका ध्येय क्या था, मतलब उसका उसकी मंशा क्या थी, क्या चाहता था वो तो ये मैम रा अटैक कहता करके. है, हाँ. हाँ तो रा कहता है द ओरायन एंटिटी विशेस टू रिमूव द इंस्ट्रूमेंट। यार तो ये जो ओरायन की जो एंटिटी थी ना, ये चाहता था कि इस बंदे को मार दूं इस वक्त ही, क्योंकि उसको लग रहा था कि अबे यार ये इतनी तेजी से गा रहा है, ये तो अपनी कंपनता से दूसरों की भी ऊपर ले जाएगा, इसी को ही मार देता हूँ। हाँ. तो ये लगा। ओ, अच्छा अच्छा. तो फिर डॉन पूछता है कि ये जो शख्स था, ये चौथी या पांचवी कौन सी घनिष्ठता का था. शख्स नहीं, ये जो ओरायन की एंटिटी थी ये कौन सी घनत्वता की थी। अच्छा अच्छा. तो रा कहता है दिस इंस्ट्रूमेंट इज बीइंग ग्रीटेड बाय अ फिफ्थ डेंसिटी एंटिटी व्हिच हैज लॉस्ट सम पोलैरिटी ड्यू टू इट्स लैक ऑफ डिक्टेटरशिप ओवर द डिस्पोजिशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स माइंड बॉडी स्पिरिट और इट्स येलो रे एक्टिवेटेड फिजिकल कॉम्प्लेक्स। तो वो कह रहा है कि देखो, ये जो एंटिटी आई थी ना ओरायन की, ये अच्छा एक चीज आपने नोटिस की मैम यहाँ पे, कि लाइट बीइंग्स पांचवी घनत्वता के रा के भी हैं, मतलब कन्फेडरेशन के भी हैं और लाइट बीइंग्स इनके भी हैं, दोनों के हैं। हाँ हाँ. ऐसा नहीं है कि ये कोई देखने में अलग है और वो कोई देखने में अलग है, लाइट बीइंग्स दोनों के हैं। केवल दोनों में डिफरेंस ये है, मतलब कन्फेडरेशन के लाइट बीइंग्स आएंगे तुम्हारे पास तो तुम्हें बहुत इमेंस लव का एहसास होगा, और अगर उधर के लाइट बीइंग्स आएंगे तुम्हारे पास तो तुम्हें एक्सट्रीम डर का एहसास होगा। ये हम्म डिफरेंस है इनका इनका पता लगाने का। ये मैं आपके मतलब यूट्यूब के व्यूअर्स को बता रहा हूँ कि इन केस कभी हम्म उनके साथ ऐसी कोई चीज़ एनकाउंटर हो, तो इससे उन्हें अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि वो उनका एनकाउंटर हो किस तरीके की एंटिटी से रहा है। हम्म ठीक है? तो वो कहता है कि ये जो आई थी ना एंटिटी, ये 5वीं घनत्वता की थी। कह रहे कि हम्म. हालाँकि इस काम को करते हुए उसकी खुद की पोलैरिटी नीचे चली गई थी, वो इसीलिए क्योंकि वो पूरी तरीके से डिक्टेटरशिप नहीं कर पाया था वहाँ पे। मतलब उसको दबा नहीं पाया था उस बंदे की उसको, जब उसको उसकी कंपन बढ़ी, उसने अपने तेज़ी से गाना शुरू कर दिया, खुशी से झूमना शुरू कर दिया, तो उसको लगा कि यार ये तो खुद भी न झूमेगा, दूसरे भी झूमने लगेंगे इसके साथ, ये तो इम्पैक्ट जीसस के उसमें चला जा रहा है या क्रिएटर की साइड में जा रहा है। तो उसको दबा नहीं पाया, इसलिए उसकी भी क्या कहते हैं पोलैरिटी नीचे चली गई। और वो चाहता तो ये था कि इसको मार दे, कह रहा लेकिन वो मार नहीं पाया उस केस के अंदर उसको। हम्म. तो वो तो बेसिकली दिस इंस्ट्रूमेंट. कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हो और बहुत ज़्यादा खुश होते चले जा रहे हो, तो इतना ज़्यादा एक्सट्रीमली खुश होना, अच्छे से खुश होना कि अगर ओरायन की कोई एंटिटी तुम्हारे पास आए, तो वो डिपोलराइज़ होके जाए, उसकी हाँ, बैटरी खींच लो अंदर। इसीलिए तो बोलते हैं कि हर पल में खुश जियो. बिल्कुल। क्यों बोलते हैं? तो फिर डॉन कहता है, यू आर स्पीकिंग ऑफ दिस अदर पर्सन नाउ दैट इज सिंगिंग द मास, दैट इज करेक्ट. तो डॉन कहता है, आप उस दूसरे शख्स की बात कर रहे हो जो मास गा रहा था, राइट? जो अभी मास गा रहा है, तो उसी की बात कर रहे हो ना? तो रा कहता है नहीं. तो डॉन कहता है, आई थिंक देयर वाज अ लिटिल मिसकम्युनिकेशन हियर. द अदर पर्सन हु सिंग्स द मास, who helped in creating this chink, you said, was also greeted by an Orion entity. And my question was, what density was that entity that greets the person who sings the mask? Oh. तो डॉन कहता है, मुझे लगता है थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, या शायद मुझसे कहने में या आपसे कहने में कोई गलती हो रही है. जो दूसरा इंसान मास गा रहा था, जिसकी वजह से ये एक रास्ता खुला रह गया ओरायन एंटिटी को आने का, तो मेरा सवाल ये था कि वो जो एंटिटी आई थी जिसने मास में
उस शख्स को मतलब शख्स के ऊपर शख्स ने जिस शख्स ने उस ओरायन एंटिटी को अट्रैक्ट किया, तो मेरा सवाल ये था कि वो ओरायन एंटिटी कौन से घनिष्ठता से आई। तो रा कहता है हमने किसी और शख्स के बारे में बात नहीं की, हमने कार्ला के ही बारे में बात की। पर एक्चुअली उसने जिस तरीके से बोला मैं भी समझी कि किसी और के बारे में बात कर रहा है। तो डॉन कहता है कि ओ तो मुझसे गलती हुई समझने में, मुझे लगा कि आप कह रहे हो कि उस ग्रुप में कोई शायद एक और शख्स था जिसकी वजह से ये ओरायन एंटिटी आई। द एंटायर टाइम वी वर स्पीकिंग, देन वी वर स्पीकिंग, तो ये पूरे वक्त जब आप ये पूरी बातें बता रहे थे, आप कार्ला के बारे में बात कर रहे थे। तो रा कहता है हाँ मैं उसी के बारे में बात कर रहा था। तो फिर डॉन कहता है आई एम सॉरी फॉर द कंफ्यूजन। कभी कभी जब आप कहते हो ना, तो आपके शब्द काफी नहीं होते, मतलब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ आपकी शब्दावली से। तो आपने पिछले सेशन में एक बात बोली थी that the true adept lives more and more as it is. Will you explain and expand upon that statement? कि जो असली परफेक्ट अडेप्ट, मतलब जो मेडिटेशन में एकदम निपुण हो गया है, जो पूरा परफेक्शन हासिल कर ली है, करना सीख गया है और हर वक्त करता रहता है, वो जो अडेप्ट होता है सही मायने में, उसकी जिंदगी बहुत लंबी हो जाती है, बहुत ज्यादा जीता है वो। तो इसके बारे में जरा खुलकर बताएंगे। इससे पहले कि आप इस सवाल का जवाब दो, यहाँ पर एक हम्म। सवाल है जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। हम प्रेयर में कहते हम्म। हैं कि हम नेगेटिव एंटिटी को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, तो क्या ऐसा कहने से हाँ, नेगेटिव एंटिटी अपने आप को नेगेटिव समझ लेती है और रिस्ट्रिक्ट हो जाती है? देखो मैम, देखो, हर एक चीज बताता हूँ आपको, इस प्लेनेट को छोड़ के इसके बाहर जैसी, मतलब इस डेंसिटी को छोड़ के इसके बाहर जितनी भी डेंसिटीज है ना, उनके अंदर हर डेंसिटी को अपना अपना पता है कि हम नेगेटिव साइड में या हम पॉजिटिव साइड में, उनको इतनी अकल आ जाती है, उनको अपनी पोलैरिटी का पूरा पूरा ज्ञान होता है। तो इसीलिए जब हम उस बेसिकली हमें पता है क्या करना चाहिए, हम तो ये बोल देते हैं ना कि भाई किसी नेगेटिव थॉट फॉर्म को रोक दो। हमें तो इनफैक्ट हमें किसी भी थॉट फॉर्म को रोक देना चाहिए उस टाइम पे, किसी भी थॉट अच्छा। फॉर्म को या किसी भी एंटिटी को रोक देना चाहिए उस टाइम पे। और नेक्स्ट टाइम से हम ये करेंगे, थैंक्स फॉर दिस करेक्शन। ठीक है। और मैं एक चीज बोलूं मैम, इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट सेशन में लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये सेशन जो है 1 घंटे 12 मिनट का हो चुका है। ठीक है, ठीक हम है। लोग आधे घंटे का, अभी 7 बज रहे हैं, हम लोग 7:30 बजे 7:30। दोबारा मिलते हैं। ओके। हाँ, और इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं इस क्वेश्चन से, क्योंकि जी। क्वेश्चन भी अच्छा है ये। ओके। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग बंद कर दूं? हाँ जी। ओके।